हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सल्तनत काल को स्टार्ट करेंगे। सल्तनत काल में आज क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल में आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने भारत पर अरबों का आक्रमण देख लिया था, जिसमें जो भारत पर जो सफल आक्रमणकारी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने देख लिया था। उसके बाद महमूद गजनबी के बारे में देख लिए, जो तुर्क था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में देख लिए थे। तो क्या है कि ये तीनों वीडियो जो मध्यकालीन भारत का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे, उसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आप सल्तनत काल को स्टार्ट कीजिए। क्या है कि लोग बोलता है कि मतलब इतिहास को, जो हिस्ट्री है उसको रट लेंगे, रटने से याद हो जाता है। ऐसा नहीं है। क्या है कि मतलब आपको देखिए, मध्य का हिस्ट्री को 3 भागों में जो डिवाइड किया गया है: प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत। तो क्या है कि इसीलिए डिवाइड किया गया है कि आपको जो क्रमबद्ध कैसे पढ़ा जाए। तो जो क्रमबद्ध पढ़ने का तरीका हो उसको आपको पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है। तो पिछला जो वीडियो था वो भारत पर अरबों का आक्रमण देख लिए थे। उसके बाद महमूद गजनवी देख लिए थे और मोहम्मद गोरी देखे थे। और आज देखेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में 5 वंश आता है: गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश और सैयद के बाद लोधी वंश आता है। उसके बाद लोधी वंश के बाद क्या मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। तो उसके बाद वो जो वीडियो का क्रम है इसी तरह आते रहेगा। उसके बाद मुगल वंश होगा स्टार्ट। और क्या करना है कि जो मतलब मुगल वंश के बीच में ही आपको राजपूत वंश के बारे में कुछ बता देंगे और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता देंगे और भक्ति और सूफी आंदोलन बता देंगे। तो आपका मध्यकालीन इतिहास पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो इसी तरह आते रहेगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। देखिए, गुलाम वंश जो टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और लोधी वंश से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर भी तुगलक वंश से भी आपको मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बीच में, मतलब जो दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जो गुलाम वंश है इसमें आज की वीडियो में पूरा गुलाम वंश का वीडियो, मतलब जो जितना भी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट जितना भी फैक्ट है, आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। उसके बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा जितना भी डाउट है वो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट यदि आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन आप ये जो टॉपिक आप नहीं बताए हैं, तो उसको क्या करना है, उसको कमेंट में आप लिख दीजिएगा, सर ये इसका आंसर थोड़ा बता दीजिए, तो वो उसको आपको जवाब दे दिया जाएगा इसका आंसर। तो आज मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन में सल्तनत काल स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले बता दूं कि यदि आप लोग नए हैं चैनल पे, तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कीजिए। क्या है कि आप वीडियो को शेयर दोस्तों में आप नहीं करते हैं, तो आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को। ओके, दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए। उसके बाद क्या है कि जो हम अब आते हैं, तो देखिए आप बोलिए सर कोई सल्तनत काल स्टार्ट कीजिए, गुलाम वंश से स्टार्ट कर दीजिएगा, कैसे? देखिए, इससे पहले हम थोड़ा पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो पृष्ठभूमि में हम अभी आपको तो भारत पर अरबों का आक्रमण और मोहम्मद गजनवी के बारे में अच्छे से बता देखे, आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद जो उसका जो गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया जाता है। तो इसका कुछ इतिहास देख लेते हैं। देखिए इतिहास देखिए, मोहम्मद गोरी 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में युद्ध लड़ता है। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, पराजित कर देता है और मोहम्मद गोरी का जीत हो जाता है। उसमें क्या है कि ये जो 1192 ईस्वी में जो लड़ाई लड़ा था तराइन में, उसके युद्ध के बाद 1194 ईस्वी में, आपको पिछला वीडियो में बता दिए हैं, जो चंदावर का युद्ध होता है, उसमें जो कन्नौज के राजा होते हैं, कौन? जयचंद। कौन? जयचंद। तो जयचंद को भी पराजित करता है। और जयचंद को पराजित करता है तो उसमें जो उसका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बहुत साथ देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम होता है, वो जयचंद के जो 1194 ईस्वी में जो लड़ाई लड़ा गया था, उसमें कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी को साथ दिया था। ओके, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो दिल्ली सल्तनत में था कि मतलब भारत पर जब अरब आक्रमण किया और मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया,
तो वो दोनों का एक ही मकसद था कि भारत पे आके लूट मार मचाना है और जितना भी धन हो उसको वापस लेके लौट जाना है। लेकिन मोहम्मद गोरी में ये बात नहीं था, और भारतीय शासक मतलब ये बात से अनुभव ही नहीं कर पाए कि मतलब मोहम्मद गोरी भारत में शासन करेंगे। ओके, तो मोहम्मद गोरी भारत में शासन करेंगे इसका कोई मतलब जो यहाँ का जो उस समय कन्नौज का शासक थे या दिल्ली का सुल्तान थे, उनको पता नहीं था कि जो मतलब भारत पर आक्रमण करेगा। उनको लगा कि मोहम्मद गजनबी की तरह ही है। उसके बाद फिर उसके बाद एक साल का गैप भी हुआ महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बीच में, 100 वर्षों का गैप हुआ। उसमें कितना जो तुर्क शासक थे जो भारत पर आक्रमण किए, जिसमें राजपूतों के साथ लड़ाई भी लड़े, तो उसमें राजपूत राजा कहीं कहीं ज़्यादातर विजय भी हुए। तो उससे लगा राजपूत राजा को कुछ अब मैं तुर्क से लड़ सकता हूँ। लेकिन 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो इतिहास ही बदल के रख गया। और उसके बाद 1194 ईस्वी में भी जो चंदावर का युद्ध था जयचंद के साथ लड़ा गया था, वो इतिहास ही बदल दिया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा। उसके बाद फिर मोहम्मद जो गोरी था वो कहाँ वापस चला गया, गजनी चला गया वापस। उसके बाद वहाँ 1203 ईस्वी में, कब 1203 ईस्वी में जो गजनी में शासक था, कौन था, गजनी में था ख्वारिज्मी साम्राज्य का शासक था। क्या पिछला वीडियो में बता दिए, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ख्वारिज्मी साम्राज्य का जो शासक था उससे मतलब युद्ध हुआ। उसमें जो जो गोरी है वो बुरी तरह पराजित हो गया। उसके बाद फिर भारत आया। भारत में आके पंजाब के क्षेत्र में खोखरो से युद्ध किया। उसके बाद 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई महमूद गोरी की हत्या करने के बाद क्या है, जो जितना भी भारत में विजय, जो जैसे में दिल्ली जीता था, उसके बाद पंजाब क्षेत्र में जो अधिकार कर लिया था, तो वहाँ पे वो जो है वो अपना शासक को मतलब जो जो गोरी था वो शासक को मतलब वो अपना तरफ से वो नहीं किया था कि मतलब क्या से नियुक्त नहीं किया था कि हमको मरने के बाद शासक कौन बनेगा। ओके, तो उसके बाद 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसमें उसका गुलाम था, कौन कौन गुलाम था देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक था, अली मर्दान था, उसके बाद कुबाचा था। उसके बाद बहुत सारे जो गुलाम था वो अपने आप को दावा मजबूत करते थे कि जो मतलब मोहम्मद गोरी के बाद मैं दिल्ली सल्तनत का शासक बनूंगा। ओके, तो उसी में से एक गुलाम आया, कौन, इसी में से एक गुलाम आया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया। और एक और गुलाम था बख्तियार खिलजी, वो तो बिहार बंगाल में आक्रमण करते रहा और वहीं पे उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद उसको बख्तियारपुर में, जो बिहार में बख्तियारपुर में है, वहाँ पे उसको दफना दिया गया। किसको, बख्तियार खिलजी को। तो बख्तियार खिलजी का तो वहीं पे जो चैप्टर था वो खत्म। यहाँ पे बच गया कुबाचा, बच गया अली मर्दान, बच गया ऐबक, बच गया, और कितना बचा। ओके, तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक किया। ओके, अब देखते हैं इसके बाद। देखिए आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले आप थोड़ा ये देख लीजिए, मतलब जो उस समय जो 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली सल्तनत थी वो कहाँ कहाँ थी देख लीजिए। यहाँ पे मंगोल था, ओके, और यहाँ पे गजनी था। और भारत के उत्तर देखिए, साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट हो गया। तो क्या है कि थोड़ा सा आप मैप देखिएगा तो मैप से कोई चीज़ थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, तो इसलिए मैंने आज मैप भी ऐड किया हूँ। सो मैप आप देखिएगा तो आपको मैप अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो आपको बुझा जाएगा कि कश्मीर कहाँ था, लाहौर कहाँ था, मुल्तान कहाँ था, कैसे शासक आए, जो गजनी था, जो मंगोल था, वो भारत में कैसे आए। तो वो आपको थोड़ा सा जो मैप है उसका जानकारी होना चाहिए। तो बता दें कि देखिए यहाँ मंगोल था, यहाँ गजनी था। और बता दें कि भारत में जो प्राचीन भारत के इतिहास जब सीरीज लाएंगे तो उसमें बताएंगे जो खून भी आया था वो कहाँ से आया था, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही आया था। तो वह इसीलिए गजनी जो अरब आया, अरब के बाद गजनी आया, गजनबी आया, मोहम्मद गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, सब भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा से ही यहाँ से आया था। ओके, तो उसके बाद देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ लाहौर था,
यहाँ लाहौर है, यहाँ मुल्तान है, ओके। उसके बाद समाना है, हांसी है, और यहाँ पे दिल्ली है। कहाँ पे? देखिए दिल्ली सल्तनत, यहाँ दिल्ली है और यहाँ बदायूं है। देखिए बदायूं के बारे में भी आपको पता है कि जो जगह है बदायूं के बारे में, जहाँ इल्तुतमिश वहाँ का सूबेदार था। जब शासक बना था, शासक से पहले बदायूं का सूबेदार था। तो जब इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बदायूं था। उसके बाद देखिए यहाँ राजपूत जो राजा थे वहाँ देख लीजिए, अजमेर था, अनिलवारा था, परमार था, ओके यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चंदेल था, कालिंजर था, नर्मदा नदी, ओके ना। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लखनौती जो सेन वंश का शासक था, लखनौती जो बख्तियार खिलजी जो थे, लक्ष्मण सेन को लखनौती से खदेड़ दिया था, ओके। तो लखनौती से खदेड़ दिया तो वो दक्षिणी बंगाल में जाकर लक्ष्मण सेन वहाँ पे शासन करने लगा था। तो वो पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कामरूप आसाम में, आसाम, ओके। तो यहाँ तक आप देख लिए। तो इतना आपको पता चल गया। जो मंगोल गजनी और मोहम्मद गौरी थे कहाँ से? यहाँ से उत्तर भारत से, उत्तर पश्चिम भारत से ही आक्रमण किया था, भारत में घुसे थे, ओके। उसके बाद अब आते हैं आज के चैप्टर में। आज के चैप्टर आते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो कि कब से? 1206 ईस्वी से, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आ जाता है कौन? मुगल आ जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं, पीछे बता दिए हैं। पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद आ जाता है कौन? खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी के बाद आपका तुगलक आ जाता है। तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी वंश आ जाता है। तो क्या है कि जो आपको दिल्ली सल्तनत का क्रम भी पूछ देता है, कोई एग्जाम हो गया जैसे में ये लोग बोले, 1 मिनट इससे पहले एक और बात बता दें। जो लोग बोलता है कि सर एसएससी जीडी के बारे में पढ़ा दीजिए सर, सर डीआरडीओ ड्राइवर के बारे में पढ़ाइए। देखिए क्या है कि जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में तो वही चीज़ आएगा ना। यदि गुलाम वंश के बारे में पूछेगा तो एसएससी जीडी हो, डीआरडीओ हो, कोई भी हो, तो गुलाम वंश के बारे में वही पूछेगा, वही चीज़ क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जो यदि आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये हर एक एग्जाम के लिए है। बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम हो, या आप कोई अलग स्टेट का भी एग्जाम देते हैं, यूपी हो गया, बीपीएससी हो गया, कोई भी एग्जाम देते हैं, यूकेपीएससी हो गया, तो इसमें आपको दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है और आपको तैयार करना ही है। और क्या है कि इस यूट्यूब चैनल पे जो स्टडी विद क्रेजी गुरु है, उस पर डीआरडीओ की तरफ से, जो डीआरडीओ तरफ से जो ड्राइवर, फायरमैन, क्लर्क का है, उसका भी टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाता है सामान्य ज्ञान का। तो वो क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते हैं, ओके। तो चलिए दिल्ली सल्तनत के बारे में आते हैं और आज स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। देखिए गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं। किसे? दास वंश कहते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश जो था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, ओके। तो और उसके बाद देखिए फिर हम आपको बताएंगे बलबन जो था इल्तुतमिश का जो गुलाम था। तो इसीलिए इसको दास वंश कहते हैं। क्या? दास वंश भी कहते हैं। और जब नासिरुद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाता है 1266 ईस्वी में, तो एक आ जाता है सुल्तान बलबन। तो बलबन जो है अपने आप को इलबरी, जो तुर्क के इलबरी साम्राज्य है उसका इलबरी जनजाति का था। और ईरान के जो एक राजा जो शासक था उसका वंशज मानता था। तो इसीलिए उसको ममलुक वंश भी बोला गया है। तो गुलाम वंश को एग्जाम में आ जाएगा। गुलाम वंश को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो दास वंश भी कहा जाता है और ममलुक वंश भी कहा जाता है। तो आगे जिस तरह वीडियो आएगा उस तरह हम आपको बताते रहेंगे। और इस वीडियो देख लेने के बाद आपको पूरा से पूरा गुलाम वंश का जो जितना भी डाउट होगा सब खत्म होगा, ओके। तो हम आते हैं आगे। 1206 से 1290 ईस्वी में चलता है। उसके बाद 1290 में की उम्र से जो अंतिम शासक है उसको, जो गयासुद्दीन खिलजी होता है, वो उसको हत्या कर देता है और खिलजी वंश का स्थापना कर देता है, ओके। तो वो लास्ट में बताएंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज गुलाम वंश के, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में। उसके बाद देखिए कोई एग्जाम हुआ, एसएससी हो गया, डीआरडीओ होगा, कोई भी आपको पूछ देगा, जो जैसे पूछ देता मुगल वंश का राजभाषा क्या है, तो उसी तरह आपको पूछ देगा जो दिल्ली सल्तनत में है उसकी जो राजभाषा थी क्या था। तो देखिए
फारसी था, क्योंकि मोहम्मद गजनवी भी ज़्यादा था, मोहम्मद गजनवी भी था, वो फारसी को ज़्यादा मतलब जो राजकीय भाषा था, ग्रंथ भी लिखवाता था फारसी में लिखता था। ओके, उतबी अलबर्नी, ये जो मोहम्मद गजनवी का जो इतिहासकार थे। ओके, और तुर्की भाषा भी था, तुर्की भाषा भी था और फारसी भी था, जो कि दिल्ली सल्तनत का राजभाषा था। तो ये एग्जाम में आएगा, ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए, अपनी मृत्यु के पूर्व गोरी ने अपनी वारिस का ऐलान नहीं किया था। ओके, ये तो मैं पहले ही बता दिया था, वो ऐलान नहीं किया एकाएक, मतलब 1206 में भाई हत्या उसकी कर दी गई। उस तबीयत खराब होता है तब ना बोलता है हाँ, नहीं यहाँ पे इसको हम शासक बनाते हैं। तो अपनी मृत्यु के पूर्व गोरी जो है अपनी वारिस का ऐलान नहीं किया था। तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद आगे आते हैं, देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1206 से 1210, मात्र 4 साल जो है, 4 साल ही जो शासक बना। और 4 साल में क्या है कि देखिए, कुबाचा हो गया, अली मर्दान हो गया, राजपूत शासक हो गए, उसी से मतलब लड़ते हुए दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करते हुए मतलब अपना वो शासन करते रहा। क्योंकि देखिए, जो ख्वारिज्मी साम्राज्य के बारे में बताए थे वो बहुत शक्तिशाली था उस वक्त, जब तक कि मंगोलों ने उसको मतलब मंगोलों के द्वारा जब ख्वारिज्मी साम्राज्य को पतन नहीं कर दिया गया, तब तक जो ख्वारिज्मी साम्राज्य था वो बहुत मजबूत शासक था। तो वहाँ का जो शासक था वो दिल्ली सल्तनत पे वहाँ से सुल्तान बनना चाहता था। क्या सुल्तान बनना चाहता था कि मतलब दिल्ली सल्तनत मेरे हाथ में हो और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हो मेरे इशारे पर वहाँ शासन करे, ऐसा था। तो देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो क्या है कि जितना भी डाउट हो आप देखिए कैसे डाउट आपका क्लियर होता है। ओके, तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद उसके जो तुर्क गुलाम थे, तुर्क गुलाम कौन था, देखिए तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने क्या आपको बता दिया, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गोरी का जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस लड़ाई में। ओके, उस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसका क्या था, गुलाम था। उसके बाद जो उस युद्ध में भूमिका निभाया, तो उससे गोरी जो है वो बहुत प्रसन्न हुआ ऐबक पे, और उसको मलिक की उपाधि दी। किसको, मलिक की उपाधि दी, मलिक की उपाधि दी किसको, मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया, गोरी के द्वारा मलिक की उपाधि दिया गया। तो याद कर लीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया, तो आपको इतना एकदम याद रखना होगा। उसके बाद देखिए, गोरी का एक और गुलाम, जो एक और गुलाम था, कौन, यलदुज, गजनी में शासक बना। देखिए, गोरी का एक और गुलाम नहीं, देखिए एक गुलाम काट दीजिए, क्या है, जो जो जैसे में जो मोहम्मद गोरी था, वो कहाँ से आया था, वो आया था मतलब गौर प्रदेश कहाँ पे, गजनी से आया था। तो वहाँ का शासक था कौन, यलदुज। वो जो है गजनी में शासक बना, और गजनी के सुल्तान के रूप में दिल्ली पर भी हुकूमत करने का दावा करता था। इसलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं किया था। कौन किया था उपाधि धारण, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ओके, तो ये जो है 1206 से 10 ईस्वी तक लड़ाई ही लड़ते रह गया, तो वो हुकूमत का दावा करता था। ओके, उसके बाद देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर बनाया राजधानी। फिर आगे राजधानी परिवर्तित किया इल्तुतमिश, उसको जब इल्तुतमिश का वीडियो उसमें देखेंगे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो राजधानी को लाहौर बनाया, ऐबक लाहौर से शासन करता था। कहाँ से शासन करता था, लाहौर से शासन करता था। और उसके बाद वो क्या हुआ कि मतलब वो तो समझ गया से गजनी में जाएंगे तो वहाँ तो मैं शासक बन नहीं सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं दिल्ली सल्तनत में ही राज करूँ। तो इसके लिए वो जो गजनी सल्तनत से संबंध को तोड़ लिया। बोला कि हमको गजनी जो सल्तनत है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो सुल्तान बनूंगा, कहाँ का बनूंगा, मैं शासक जो बनूंगा, कहाँ का बनूंगा, शासक मैं दिल्ली का ही बनूंगा। तो दिल्ली सल्तनत में लाहौर से शासन करता था और राजधानी को लाहौर बनाया। ओके, उसके बाद देखिए, ऐबक जो है तुर्क जनजाति का था। उसे बचपन में निशापुर की एक काजी ने दास के रूप में खरीदा, और बाद में मोहम्मद गोरी ने उसे दास के रूप में खरीदा था। ओके, तो देख लीजिए, यहाँ हम आपको बता दिए
जो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले कौन खरीदा था? देखिए, निशापुर के जो एक काजी था वो खरीदा था, और काजी से फिर मोहम्मद गोरी था वो खरीदा था। ओके, उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद देखिए, जब उसको काजी से खरीदा तो जब जो निशापुर के काजी था उससे जब खरीदा मोहम्मद गोरी, तो उसके बाद क्या किए? देखिए, जो मोहम्मद गोरी था उसको अमीर ए अखुर, जो कि घुड़साल का अध्यक्ष होता है, तो अमीर ए अखुर नियुक्त किया। देखिए, जब हम आपको दिल्ली सल्तनत जब पांचों वंश के बारे में बता देंगे तो उसका जो है उसका स्थापत्य, जब राज्य व्यवस्था भी देख लेंगे तो राज्य व्यवस्था में हम आपको बताएंगे अमीर ए अखुर क्या होता है। ओके, उसके बाद वहाँ का जो राजकीय भाषा के बारे में बताएंगे, उसके बाद स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे। तो उसका एक वीडियो जब दिल्ली सल्तनत पूरा ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के बारे में लाएंगे। तो आप इतना याद कीजिए, जो अमीर ए अखुर जो घुड़साल का अध्यक्ष होता है वो बहुत ही इज्जतदार पद होता है, मतलब बड़ा पद होता है। तो किसको? ऐबक को दिया, मोहम्मद गोरी ने। ओके, तो याद कीजिए। उसके बाद देखिए, आपको तो पहले ही बता दिए 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा था, मतलब मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। और कन्नौज के शासक जो जयचंद की लड़ाई हुआ था गोरी के साथ, उसमें भी मोहम्मद गोरी का साथ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो उसके बाद उसको जो उपाधि दिया था, पीछे आपको बता दिया था, उसको उपाधि वही से खुश होकर दिया था। उसके बाद देखिए 1197 ईस्वी में उसने जो भीमदेव की राजधानी जो है अनिलवारा को लूटा और धन लेकर वापस लौटा। कब? 1197 ईस्वी में। तो क्या है कि जो मैप हम आपको बताए हैं, तो मैप एक बार देख लीजिएगा अनिलवारा कहाँ था। ओके, मैप में अनिलवारा यहाँ होगा, देख लीजिएगा नीचे अनिलवारा गुजराती में। तो इतना हो गया, 1197 ईस्वी में उसने भीमदेव की राजधानी अनिलवारा को लूटा और धन को लूटा और वापस लौटा। ओके, उसके बाद देखते हैं। देखिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, जो महोबा में जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसको किसने बनवाया था? तो देखिए, राहिल देव वर्मन ने बनवाया था। कौन? एक मिनट, राहिल देव वर्मन ने बनवाया था। तो उसको भी मंदिर को नष्ट करवा दिया। देखिए, महमूद गजनबी भी था, वो भी मंदिर को नष्ट करता था। मोहम्मद गोरी आया, वो भी मंदिर को तोड़वाया। ऐबक भी था, वो भी मंदिर को तोड़वाया। मतलब जो वो उनका एक ही मकसद था कि जो सभी जगह इस्लाम का प्रचार करना है। किसको? इस्लाम का प्रचार करना है और पूरे को मुस्लिम बना देना है। क्या बना देना है? मुस्लिम बना देना है। ओके, तो इसलिए वो जो महोबा के जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर थे उसको नष्ट कर दिया, जिसको 9वीं शताब्दी में जो चंदेल वंश का शासक था, कौन था? राहिल देव वर्मन, उसने निर्माण करवाया था। ओके, उसके बाद देखिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ओके, उसके बाद दास वंश भी कहते हैं। उसके बाद आपको बता दिए, जो गजनी के शासक जो था वो भी दावा करते थे दिल्ली सल्तनत पे, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही लाहौर से शासन किया और राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। तो उसके बाद देखिए, डाउट क्लियर हो गया आपका। उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना शासन किया, कहाँ से? लाहौर से किया। ओके, उसके बाद देखिए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, जब अनिलवारा पे आक्रमण किया था भीमदेव, जो भीमदेव शासक था वहाँ गुजरात में, अनिलवारा पे जब आक्रमण किया और धन लूटा, तो धन लूटने क्रम में उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जितना भी वो शासक बनना चाहता था, कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। तो जरूर जैसे में कुछ हट के करना पड़ता है ना, जैसे में आप जब तक कुछ हट के नहीं कीजिएगा तब तक वो कैसे आप सफलता हासिल कीजिएगा। तो उसी तरह था, जो अली मर्दान भी था, कुबाचा भी था, और कितना था, जितना भी दास था, जो गुलाम सरदार था, तुर्क गुलाम सरदार था, उससे ऊंचा बनना था। तो वो क्या किया कि मतलब जो सैनिकों के बीच में जो धन लूटा था उसको मतलब पूरा एकदम लाखों में दान देने लगा। लो भाई, जितना ले सके इतना पैसा लो तुम। ओके, तो वही कारण उसको लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन खूब पूछ देता है। तो डीआरडीओ वाले आप भी याद रखिए, और एसएससी जीडी जो जनवरी में एग्जाम होने वाला वो भी याद रखिए। जो लाख बख्श है उसके लिए जो प्रसिद्ध है, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रसिद्ध है, क्योंकि दानी प्रवृत्ति के कारण, मतलब बहुत दिल खोल के मतलब धन जो है वो दान दिया था।
तो इसलिए लाख बख्श के नाम से उसे जाना जाता है, याद कीजिएगा। उसके बाद दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी और उसको पूर्ण कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश करवाया था। आपसे एग्जाम में पूछ देगा जो कुतुब मीनार की जो नींव कौन रखी थी। इसलिए देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज आप एकदम लगाते रहिए, क्योंकि देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद रहता है। क्योंकि आपको यदि आप रूम पे क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ बन जाता है, लेकिन एग्जाम में जाकर क्या है थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है लोगों से, मतलब क्वेश्चन वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन को सही करना पड़ता है। तो वो से लोग ऐसे मतलब थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है लोगों से, मतलब इसका आंसर क्या होगा, जब 4 ऑप्शन आएगा तो उसको क्या होता है, सही करना होता है। तो सही करने के क्रम में लोग होता है कि जब मतलब आंसर क्वेश्चन सही से भी नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन को टिक कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। तो वो जो गलत गलत जो आप स्टेप लेते हैं उससे आपको बचना है एग्जाम में। ओके। और क्वेश्चन एकदम जो क्वेश्चन आसान हो उसको तो सही करना है, याद रखिएगा ये बात, सिलेक्शन का यही मंत्र है। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा करवाया जो कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश का पूरा नाम था, आके देखते हैं। तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। उसके बाद देखिए दिल्ली में जो कुब्बत उल इस्लाम है और अजमेर, जो कि 1112 ईस्वी में अजमेर बना था, ओके, स्थापना किया था अजमेरू के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, क्या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। देखिए अजमेर में आपका पुष्कर तालाब भी है, जो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है कहाँ है, पुष्कर है। तो आप कभी भी राजस्थान जाइए अजमेर, तो उसको देखिए, अजमेर को राजस्थान का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्या हृदय प्रदेश भी राजस्थान का कहा जाता है, किसको, अजमेर को। तो आप यदि राजस्थान जाते हैं अजमेर में तो वहाँ एक दरगाह है, वहाँ भी जाइए, और जो पुष्कर जो तालाब है वहाँ नहाइए, और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वहाँ पूजा कीजिए, मतलब वहाँ आप एक बार घूमिए। अजमेर बहुत अच्छा जगह है। तो आपको बता दिए क्या, कुब्बत उल इस्लाम, जो कि कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण कहाँ, दिल्ली में, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ओके। उसके बाद देखिए 1210 ईस्वी में लाहौर में, कहाँ, लाहौर में, क्योंकि लाहौर से ही शासन करता था दिल्ली पे, कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई, मृत्यु हो गई। और उसे कहाँ दफनाया गया है, तो आगरा में दफनाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्या आपको दिल्ली सल्तनत में 3 क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। 3 क्वेश्चन देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसकी जो मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। एक पूछ देगा जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका था, रजिया सुल्तान के बारे में। उसके बाद आपको पूछ देगा दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान बताइए जो युद्ध भूमि में मारा गया युद्ध लड़ते हुए, तो कौन था, इब्राहिम लोदी था। जब लोदी वंश पढ़ेंगे बताएंगे। बाबर का युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में 1526 में मारा गया था। तो 3 क्वेश्चन अच्छा से याद कर लीजिएगा आप। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दीजिए, जो कि पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई, और कहाँ अपना दफनाया गया, आगरा में दफनाया गया। तो आप समाधि याद कीजिए, जब जब हम मुगल वंश भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बता देंगे अकबर का समाधि कहाँ है, हुमायूं का कहाँ है। ये क्वेश्चन है जो है, क्वेश्चन डीआरडी हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये सब में मतलब क्वेश्चन आते ही रहता है। तो आगरा में दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना था। ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ। तो 1210 ईस्वी में मृत्यु हुआ, तो फिर जो तुर्क जो सरदार थे, तो वो क्या किए, आराम शाह, जो क्या आराम शाह, तो आराम शाह को राजा बना दिया। कब, 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में आराम शाह को। देखिए कुछ इतिहासकार जो है बताते हैं कि जो आराम शाह थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। फिर कोई कुछ बोल रहे हैं कि मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक का चचेरा भाई है। तो क्या है कि मतलब आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपको जानकारी के लिए बता दिए, इतिहासकार का अलग अलग मत होता है। तो आराम शाह 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए आराम शाह जो था एक कमजोर और अयोग्य शासक था। ओके, तो
कमजोर और अयोग्य शासक था, उसको जो उसका जो संरक्षिका थी उसकी माँ थी। कौन थी? उसकी माँ थी। माँ उसका शासन चलाता था, लेकिन शासक कौन बना? आराम सा शासक था, लेकिन जो संरक्षिका के रूप में जो कार्य करती थी वो उसकी माँ करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो तुर्क अमीर था उसने विरोध किया, उसने विरोध किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब 1210 ईस्वी में ही जो इल्तुतमिश था, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था। बदायूं आपको हम जो मैप बताएं उसमें आप देख लीजिए बदायूं कहाँ पे है। तो बदायूं का सूबेदार था। सो तो वो कौन था? वो था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद भी था। ओके, तो क्या किया कि जो मतलब इल्तुतमिश को जो अमीर तुर्क थे वो इनवाइट किए कि आप आके राजा बनो, आप आके राजा बनो। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली के निकट इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध होता है, और बहराम शाह के बीच में, देखिए आराम लिखा गया, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो हाँ आराम शाह है, बहराम नहीं, सॉरी, ठीक है। तो आराम शाह के बीच में युद्ध होता है। बहराम शाह तो भाई चलिए ठीक है, रजिया सुल्तान का भाई था। तो आराम शाह के बारे में बता रहे हैं। तो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में दिल्ली के निकट युद्ध होता है, और उसमें क्या है कि आराम शाह मारा जाता है, और उसका जो माँ होती है, कौन, जो संरक्षिका होती है, उसको भी हत्या कर दी जाती है दरबार में। तो उसके बाद क्या है कि इल्तुतमिश राजा बनता है 1210 से 1236 ईस्वी। तो अब हम इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। देखिए 1210 से 1236 ईस्वी, देखिए हिस्ट्री पढ़ने पर ये नहीं कि जैसे सर पॉइंट सिर्फ बताते चलिए, पॉइंट बता देंगे, आज बताएंगे भूल जाएगा। हिस्ट्री क्या है कि थोड़ा सा याद रखिए। जिस तरह आप तीनों वीडियो देखिए, प्राचीन भारत का वीडियो स्टार्ट किए, एक बार देखते रहिए तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप थोड़ा कमेंट में बताइए, सर ये क्वेश्चन आप नहीं बताए, ये चीज़ नहीं बताए टॉपिक, तो मैं फिर वो टॉपिक भी लाऊंगा। ओके, तो देखिए आपको बता दिए कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास था। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? देखिए इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और उससे पहले वह बदायूं का सूबेदार था। ओके, बदायूं का सूबेदार था। जब तुर्क जो अमीर तुर्क था, जो सरदार था, वो इल्तुतमिश को बुलाते हैं, तो आराम शाह के बीच में युद्ध होता है, उसमें आराम शाह मारा जाता है और इल्तुतमिश शासक बन जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए किसके? इल्तुतमिश को माना जाता है। क्योंकि देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 4 साल तो युद्ध लड़ते रह गया और वो लाहौर से शासन करता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और उसने सुल्तान पद की जो पदवी है वो धारण की। ओके, सुल्तान पद की, वो सुल्तान पद की पर भी धारण नहीं की थी, ये उपाधि मतलब जो पदवी पदवी जो होता है सुल्तान पद की, वो गजनी साम्राज्य से वो धारण किया था। कौन? इल्तुतमिश। और राजधानी को कहाँ बनाया? दिल्ली। जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक था वो राजधानी लाहौर बनाया, और जो इल्तुतमिश था राजधानी दिल्ली बनाया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिए बहुत अच्छा है, इसके सतारोहण के समय जो अली मर्दान था, जो कि गोरी का दास था, अली मर्दान और कुबाचा। देखिए अली मर्दान जो था स्वयं को बिहार और बंगाल का राजा घोषित कर लिया। देखिए आपको बताते हैं जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश था उस समय क्या था कि जो मतलब जो सुल्तान था वो दिल्ली में ही लगा रहता था, और दिल्ली से क्या करता था, पंजाब की तरफ मतलब उधर से मंगोल से युद्ध लड़ते रह गया। उसके बाद जो खारिजमी साम्राज्य था उधर से युद्ध लड़ते रह गया, और बिहार, जो बिहार और बंगाल है वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब सही से शासन चला नहीं पाता था। तो जो सूबेदार बनाता था वो कभी अपने को राजा जो स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता था, और कभी क्या करता था कि जब जैसे में इल्तुतमिश ने जब स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया बंगाल बिहार में, तो वो जब वहाँ पे जाकर आक्रमण किया तो उसके बाद युद्ध हारा, तो उसके बाद फिर वो जाकर माफ़ी मांग लिया। तो इसी तरह मतलब बिहार बंगाल जो पूरा जो कब्जा बोलिएगा वो दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश में नहीं था। ओके, तो बिहार और बंगाल का राज्य जो घोषित किया था कौन था? अली मर्दान था, जो कि गोरी का दास था। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये होता है जो कुबाचा है, जो गोरी का ही एक दास कुबाचा था, वो मुल्तान में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। कौन? कुबाचा। तो देखिए कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है, उसमें क्या होता है, कुबाचा हार जाता है।
तो कुबाचा हार जाता है, तो इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में जब लड़ाई होता है तो वो ये देखता है कि जो मतलब कोई संधि नहीं करता इल्तुतमिश, क्योंकि कुबाचा जो है बहुत परेशान कर देता है उसको, किसको, इल्तुतमिश को। तो इसीलिए उसको मतलब एकदम मौत के घाट ही उतारने के फिराक में था, कौन, इल्तुतमिश। तो वो जो है सिंधु नदी में कूद के क्या जान दे देता है, मर जाता है वो। तो ओके, कुबाचा भी खत्म। उसके बाद अली मर्दान भी अपना हार जाता है, वो भी खत्म। उसके बाद इल्तुतमिश जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बन जाता है। ओके, तो चलिए इसके बाद में देखते हैं। देखिए इल्तुतमिश जो है, जो कुबाचा और अली मर्दान है, दोनों सरदार को क्या करता है, दोनों सरदार को पराजित कर देता है। ओके, उसके बाद देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया, उसके बाद आराम शाह शासक बना, तो वो कमजोर शासक था। तो उस समय क्या हुआ कि जो रणथंभौर हो गए, अजमेर हो गए, नागौर हो गया, वहाँ का जो राजपूत शासक थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। क्या, स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। तो इसीलिए जब शासक बना कौन, इल्तुतमिश, तो वो जो है रणथंभौर दुर्ग पर भी हमला किया, और जो जालौर था, जालौर दुर्ग पर भी आक्रमण किया। कौन कौन सा, रणथंभौर दुर्ग पर भी आक्रमण किया और जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो क्या है कि जब हम राजपूत शासक पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आक्रमण में मतलब वहाँ का शासक कौन था, क्या हुआ, ये सब हुआ, ये सब हम जब राजपूत शासक लाएंगे तो उसमें लाएंगे। तो स्वतंत्र जताने का भी अवसर मिल गया राजपूत को। उसके बाद देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो जो है सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी, लेकिन जो इल्तुतमिश है वो सुल्तान पद की उपाधि ली। मतलब उसको क्या बोलता था, देखिए खिलवत बोला जाता था। क्या, खिलवत बोला जाता था। ओके, खिलवत बोला जाता था। सुल्तान पद की उपाधि ले, उसमें जो गजनी शासक द्वारा उसको खिलवत बोला जाता था। उसके बाद जब सुल्तान पद की उपाधि ली, सुकीर्ति ली, किससे, उपाधि नहीं, सुकीर्ति ली गजनी सम्राट जो शासक था उससे। तो उसके बाद उपाधि भी धारण किया, तो नासिर अल उल मोमिनी। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, नासिर अमीर उल मोमिनी की उपाधि जो है किस शासक ने लिया था, तो उपाधि जो है इल्तुतमिश ने लिया था। तो याद कर लीजिए, नासिर अमीर उल मोमिनी की उपाधि किसने लिया था, इल्तुतमिश ने लिया था। और राजधानी को कहाँ बनाया, दिल्ली बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर बनाया था, और लाहौर से ही शासन करता था। और इल्तुतमिश जो है राजधानी दिल्ली बनाया। क्या है कि 2-3 बार आपको बता दिए कि तो आपको याद हो जाएगा, और आप परीक्षा में मतलब एकदम एक बार एक से 2 बार वीडियो देखिए और पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी पॉइंट है बहुत वीवीआई पॉइंट है इसमें। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, देखिए यलदुज, यलदुज कौन था, देखिए गजनी का साम्राज्य था। तो गजनी का साम्राज्य था, तो क्या है इल्तुतमिश को जो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत पे भी वो अपने आप को मतलब एक सुल्तान मानता था कि जब नहीं मैं दिल्ली सल्तनत पे भी शासन करूंगा, तुम मेरे अंदर रह के काम करो। तो इसमें क्या होता है, जो यलदुज जो है, यलदुज और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। तो उसमें यलदुज बुरी तरह पराजित हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि मतलब जो मतलब ख्वारिज्मी साम्राज्य का जो शासक था यलदुज, जो बुरी तरह हार जाता है। उसके बाद वो कभी भी दिल्ली की तरफ मुंह करके नहीं देखा। तो दिल्ली की तरफ मुंह करके नहीं देखा। उसके बाद देखिए इसका भी सर कहानी बताइए क्यों नहीं देखा। देखिए क्या होता है कि मंगोलों का आक्रमण जो दिल्ली पर होने वाला था, कब, 1221 ईस्वी में, 1221 ईस्वी में मंगोल शासक कौन था, कौन, चंगेज खान था। तो चंगेज खान के बारे में जानते हैं। तो देखिए चंगेज खान के बारे में कुछ आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए चंगेज खान जो है वो अपने आप को खुदा का कहर बोलता था। क्या बोलता था, खुदा का कहर बोलता था। और उसके बाद क्या है कि जो ख्वारिज्मी साम्राज्य जो शक्तिशाली साम्राज्य था, जो गोरी को भी पराजित कर दिया था और गोरी को वहां से भागना पड़ा था, तो ख्वारिज्मी साम्राज्य को एकदम तहस नहस कर दिया। और उसके बाद क्या करता है, देखिए वहाँ का जो मंगोल जो घुमक्कर जनजाति के थे, वो जो है गोबी जो रेगिस्तान है वहाँ में चाइना में, तो चीन में गोबी रेगिस्तान के रहने वाले थे। ओके, और वो बहुत सारे कबीले में बटे हुए थे। तो उसी में से था एक चंगेज खां। तो चंगेज खां क्या है कि मतलब जहाँ भी युद्ध लड़ता था तो वहाँ एकदम मार काट करना उसका पेशा था, क्योंकि वो अपने आप को क्या बोलता था, खुदा का कहर बोलता था।
तो वो मार काट करते रहता था। और वहाँ का जो बच्चे हो गए, उसके बाद बच्चे वयस्क हो गए, उसके बाद महिला हो गए, सबको क्या करते थे, सबको कब्जा कर लेता था और उसको दास के रूप में बेच देता था। और जितना भी बच्चे हो गए या वयस्क हो गए तो उसको क्या करता था, जो अपना जितना भी भारी काम हो गया, जैसे में हथियार बनाना हो गया, खान में हो गया, कोई मूवी देखते हैं ना खान में, जैसे में KGF 2 देखे होंगे, तो उसी तरह KGF 2 देखे हैं ना KGF, तो KGF में देखते हैं किस तरह सल्तनत बनाया रहता है और कितना मतलब मतलब लोग को वो साम्राज्य में मतलब खान में रखता है। तो उसी तरह गुलाम लोग खरीदता था, तो उसी तरह मतलब गुलाम खरीद के और अपना काम में लगा देता था। तो वही उसका क्या था, पेशा था चंगेज खा का। तो चंगेज खा जो है, जो खारिज साम्राज्य था उसको मतलब नाश कर दिया था। तो चलिए उसके बारे में और हम आपको थोड़ा और बताएंगे चंगेज खा के बारे में। तो इतना हो गया। और 1227 ईस्वी में चंगेज खा की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो देखिए यदि चंगेज खा दिल्ली पर आक्रमण कर देता तो क्या होता, तो बस थोड़ा सा आगे हम आपको बता देते हैं। तो क्या है कि देखिए हिस्ट्री ऐसे पढ़ा जाता है। इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करके 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। क्या, तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा आपको, जो तुर्कान ए चिहलगानी है उसका जो संगठन किया था, वो बनाया था, संगठन कौन बनाया था, तो वो इल्तुतमिश बनवाया था। और उसको जो विनाश कर देता है, जो उसको विघटन कर देता है, वो बलबन किया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा आपको, विघटन कौन किया था, तो बलबन। और जो तुर्कान है चिहलगानी है उसको जो स्थापना किया था वो इल्तुतमिश किया था। तो इतना आप याद रखिएगा। बलबन आएगा तो बलबन के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो इतना हो गया, आप पढ़ लिए। उसके बाद ये तुर्कान ए चहलगानी का स्थापना इल्तुतमिश क्यों किया। देखिए क्या है कि जब आराम शाह को जब इल्तुतमिश हराया तो वहाँ वो शासक बना। तो ये तो नहीं है कि जब मतलब जैसे में अभी पक्ष है तो विपक्ष का भी नेता होता है। तो ये तो नहीं है कि सब उसी को वोट देगा, अच्छा नहीं आप नेता बनो। कुछ तो मतलब विपक्ष का भी नेता होता है। तो उसी तरह उसमें भी जो था, जो इल्तुतमिश को मतलब बोलता था कि जो मतलब जो ऐबक का है उसका जो वंश, उसका जो उत्तराधिकारी हो वही शासक बने। और इल्तुतमिश कौन था, वो दामाद था या दास था। ओके, ऐबक का दास था। तो उसको शासक बनाना नहीं चाहता था कोई कोई। तो इसीलिए वो क्या किए, जो विरोधी जो तुर्क थे, तुर्क अमीर थे विरोधी, उसको क्या किए, विनाश किए, मतलब उसको मरवाए। और उसके बाद जो 40 सरदार था जिस पे वो ज़्यादा विश्वास करता था, उसका एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी नाम दिया गया। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, जो इल्तुतमिश था, जलालुद्दीन जो मुगवर्नी है उसका सहायता नहीं किए। तो सर बताइए, जो जलालुद्दीन मुगवर्नी जो था कौन था। तो देखिए अभी चंगेज खान के बारे में बताए हैं, तो एक कहानी जो इतिहासकार लिखता है, जो जलालुद्दीन मुगवर्नी था वो मतलब जो चंगेज खा की पुत्री से प्रेम करता था। तो चंगेज खा को पता चल गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको मतलब उसका पीछा किया। जब वहाँ से गजनी से भागा मुगवर्नी, तो जो मंगोल शासक चंगेज खा था, वो जो मुगवर्नी का शासक जो पीछा किए। तो उसमें क्या है कि मुगवर्नी जो है वीरता के साथ लड़ रहा। तो वीरता के साथ लड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि सिंधु नदी के किनारे उधर लड़ाई हुआ। उसके बाद मुगवर्नी हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, उसके पास कोई विकल्प नहीं भागा, जो मतलब वो गजनी वापस लौटे। तो उसके लिए वो क्या किया, घोड़ा के साथ ही सिंधु नदी में कूद गया और भारत में वो प्रवेश किया। तो भारत में प्रवेश किया तो जैसे में भारत में आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश को वो मतलब आके आगे मतलब आग्रह किया कि हमें चंगेज खा से बचाओ। लेकिन इल्तुतमिश जो है उसकी सहायता करने के लिए राजी नहीं हुआ। यदि इल्तुतमिश सहायता कर देता तो चंगेज खा भारत पे हो सकता था आक्रमण कर लेता, क्योंकि 1221 ईस्वी की बात है। कब, 1221 ईस्वी की बात है। और 1227 ईस्वी में चंगेज खा की मृत्यु हुई है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो चंगेज खा था वो मतलब 3 महीना, 3 से 4 महीना वो उधर जो सिंधु क्षेत्र था, गजनी इधर,
तो उधर वो मंडराते रहा, लेकिन भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इल्तुतमिश ने मुगवर्नी की सहायता नहीं की। वही कारण, यदि भारत पे आक्रमण कर देता चंगेज खां, तो आपको पहले ही बताए हैं कि उसका एक ही पेशा था कि मतलब जितना हो सके मारो, मार काट करना उसका एकदम पेशा था। उसके बाद यहाँ का जितना भी बच्चा हो, महिला हो, सबको गुलाम बना के वो ले जाता। ओके, तो ऐसा था। इसीलिए जो इल्तुतमिश जो है, जो और उसके बाद चंगेज खां जो है, जो ख्वारिज्मी शासक जो है यल्दुज है, उसका जो शासक था उसका भी विनाश कर दिया। तो इल्तुतमिश समझ गया था कि मतलब चंगेज खां कितना शक्तिशाली राजा हो, वही कारण वो मुगवर्नी की सहायता नहीं की। तो उसके बाद क्या है, मंगोल का जो आक्रमण हुआ भारत पे टल गया, आक्रमण नहीं किया चंगेज खां। ओके, और एक भयंकर विनाशकारी जो आपदा था, विनाश से बच गया भारत उस समय। ओके, उसके बाद देखिए जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया, देखिए शुद्ध अरबी सिक्का जो सल्तनत काल में जो पहला शासक था इल्तुतमिश, वो शुद्ध अरबी सिक्का मतलब स्टार्ट किया। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो 4 साल ही शासक बना, उसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गया। आराम सा आया, वो भी 8 महीना 10 महीना के लिए रहा, उसके बाद उसका भी मृत्यु हो गया। तो इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश के पास 26 वर्ष का टाइम मिला। कितना, देखिए 26 वर्ष ज़्यादा होता है ना भाई, तो 26 वर्ष का टाइम मिला। तो उसमें वो शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, चांदी का टका और जीते का जो तांबे का चीतल कहा जाता है। जो सिक्का चलवाया, चांदी का टका चलवाया, जो कि 175 ग्रेन का था। कितना, 175 ग्रेन का था। नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। फिर बाद में नहीं कहिएगा सर ये क्वेश्चन गलत हो गया। आपको बोले ना सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्या है, जितना क्वेश्चन आप मतलब अटेंड कीजिएगा, उतना जो एरर होता है, जो ह्यूमन एरर बोलते हैं, इसको माइनर मिस्टेक बोलते हैं, वो गलत होगा आपसे, माइनर मिस्टेक। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस एग्जाम से पहले, और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। कोई भी एग्जाम हो, जैसे में DRD हो या SSGD हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही है। कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड कीजिए। ओके, तो ये है। तो चांदी का सिक्का चलाया टका, और तांबे का जीतल चलवाया कौन, इल्तुतमिश। उसके बारे में, उसके बाद देखिए, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछ देगा, जो सिक्के पर है, जो टकसाल, टकसाल किसे कहा जाता है। देखिए, टकसाल बोला जाता है जहाँ पे सिक्के को ढाला जाता है। क्या, सिक्के को ढाला जाता है, उसे टकसाल कहते हैं। तो देख लीजिए, ये सब जो है पॉइंट है, बहुत अच्छा है। आपको यदि अच्छा बता रहे हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो क्या है कि सिक्के पर टकसाल के नाम से नाम को अंकित कर, जो टकसाल के नाम अंकित करने की जो परंपरा थी, वो आरंभ किया कौन, इल्तुतमिश। सिक्के पर टकसाल मतलब कहाँ, सिक्के को ढाला जाता था, तो वहाँ पे नाम लिखा जाता है, यहाँ से ये सिक्का ढाला गया है। तो कौन स्टार्ट किया, इल्तुतमिश किया। तो याद कीजिएगा, जो टकसाल पर नाम अंकित करने की जो परंपरा है, आरंभ किया इल्तुतमिश। ओके, तो उसके बाद देखिए, जो इल्तुतमिश था, उसने कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो शुरू करवाया था, उसको पूर्ण करवाया। तो ये हो गया। उसके बाद जो इक्ता प्रथा जो है, देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, तुर्कान ए चिहलगानी और इक्ता प्रथा किसने शुरुआत की थी। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत कौन किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तो ये क्वेश्चन याद कीजिएगा आप। जो इक्ता प्रथा है, इसका जो इक्ता प्रथा का शुरुआत किया था, वो इल्तुतमिश ने किया था। तो ये आपको याद रखना, इक्ता प्रथा किसने स्टार्ट किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, इक्ता प्रथा क्या था। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों में उनके वेतन के रूप में बांटा जाता था। जैसे में पहले क्या था, देखिए पहले मोहम्मद गोरी आ गया, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो वो शासक को, या पहले का जितना भी शासक थे, तो उसमें क्या था कि जो मतलब जैसे में आप कोई भी क्षेत्र में आप आक्रमण कीजिए, तो वहाँ पे क्या था कि जो मतलब जितना भी धन लूटिए, तो उसमें से आपको बांट दिया जाता था कि हाँ आप लूटे हैं,
मदद किए हैं, तो आपका ये रहा, आपका ये रहा, ऐसा दे देता था। लेकिन जो इल्तुतमिश था वो इक्ता प्रथा चलाए, और इस प्रथा के अंतर्गत क्या था, भूमि के विशेष खंडों के राजस्व पर अधिकार सैनिकों में उसके वेतन के रूप में, मतलब सैनिक को वेतन नहीं देके जो भूमि था वो भी मतलब प्रदान कर देता था कि आप चलो ये वेतन नहीं लो, आपको वहां पे इतना भूमि हम आपको दे दिए, आप क्या है कि इतना पे खेती करो। ओके, तो इक्ता प्रथा इसको बोल दिया जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो पहला मकबरा बनाने का श्रेय है किसे जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। किसको, इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया। उसके बाद देखिए बदायूं का सूबेदार था, तो देखिए बदायूं का सूबेदार था, इसलिए बोले याद कीजिएगा, जो जामा मस्जिद का निर्माण बदायूं में करवाया था, कौन करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण बदायूं में इल्तुतमिश ने करवाया। और नागौर, नागौर कहाँ है, नागौर है राजस्थान में। तो राजस्थान में आताकिन जो दरवाजा है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। देखिए आप याद रखिएगा, जब मुगल वंश पढ़ाएंगे तो उसमें भी पढ़ाएंगे, जो बुलंद दरवाजा का फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था कौन, अकबर। और आताकिन दरवाजा का निर्माण किया था इल्तुतमिश। देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत आ जाता है, आताकिन दरवाजा का निर्माण किसने किया, तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आ जाता है, तो लोग आताकिन अलाउद्दीन ऐसे कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे आपको गलत नहीं करना है। आताकिन दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, और जामा मस्जिद जो बदायूं में बनाया गया था कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। जामा मस्जिद बदायूं का और नागौर का आताकिन दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, और कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ओके, तो इल्तुतमिश तक कितना था। उसके बाद देखिए 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है। ओके, और उसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। याद कीजिएगा, देखिए मकबरा से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु लाहौर में हुआ और उसका मकबरा आगरा में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आगरा, और इल्तुतमिश का जो मकबरा है कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। तो याद कर लीजिएगा 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या है कि मतलब इल्तुतमिश से बहुत क्वेश्चन आता है, तो इतना आपको वीडियो देखिए लंबा ही जाएगा वीडियो, ये गुलाम वंश है, गुलाम वंश बड़ा है। उसके बाद जब इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ तो वो जो है मतलब अगला जो शासक था उसका घोषणा नहीं किया था कि मतलब मेरा शासक कौन बनेगा, लेकिन इतिहासकार का अलग अलग कहा जाता है। तो वो जो है अपने जो पुत्र थे, पुत्र पे विश्वास नहीं करते थे कि मतलब ये जो शासक है योग्य शासक नहीं है। वो ज़्यादा जो पुत्री थी रजिया सुल्तान उस पर विश्वास करते थे। तो रजिया सुल्तान जो है कभी कभी मतलब इल्तुतमिश के साथ भी राज दरबार में जाया करते थे। तो उसके बाद क्या है कि उसको मतलब जो शासन चलाने का कुछ तजुर्बा भी था। लेकिन गुलाम जो तुर्क जो तुर्क अमीर था वो मुस्लिम महिला को जो शासिका बनाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए वो जो है इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश के बाद उसकी मृत्यु 1236 में हो गया। तो जो रुकमुद्दीन रुकबुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया, कब, 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में रुकमुद्दीन रुकबुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया। लेकिन आंतरिक विद्रोह हुआ, और उसमें क्या हुआ कि जो मतलब रजिया सुल्तान के कुछ जो सरदार थे, जो उनका साथी थे, जो साथ देने वाले थे, उसने क्या हत्या करवा दी, किसकी, रुकबुद्दीन फिरोज की, 1236 में। ओके, तो रुकबुद्दीन फिरोज के बारे में कौन गद्दी पर बैठा, आप देखिए रुकबुद्दीन फिरोज जब की मृत्यु हो गई तो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। कौन, देख लीजिए, रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी 1236 से 1240 ईस्वी में। तो 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताएं प्रथम मुस्लिम जो महिला शासिका है कौन है, रजिया सुल्तान है। कौन है, रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान जब राज दरबार में आती थी तो देखिए वो जो है पुरुष की तरह क्या जोगा, उसको काबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं। और कुलाह जो कि टोपी पहन के राज दरबार में मतलब क्या है कि पर इस्लाम में क्या होता है कि जो मुस्लिम महिला होती है उसको नकाब में रहना पड़ता है, लेकिन वो जो है खुले मुंह मतलब बिन नकाब के राज दरबार में आती थी। और क्या पहन के, देखिए पुरुषों की तरह काबा और टोपी, मतलब जिसे कुलाह भी कुलाह बोलते हैं, जो तुर्क भाषा में उसको टोपी बोला जाता है कुलाह को, वो पहन के मतलब राज दरबार में आती थी। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या किए, रजिया सुल्तान जो है
मलिक जमालुद्दीन याकूत। कौन? देखिए याकूत को अमीर ए अखुर, देखिए अमीर ए अखुर के बारे में आपको पीछे बता दिए, जो कि मोहम्मद गोरी जो था, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दास खरीदा था, तो उसको जो है घोड़े का सरदार मतलब अमीर ए अखुर बनाया था। उसी तरह जो रजिया सुल्तान है, जो जमालुद्दीन याकूत है, उसको अमीर ए अखुर बनाया। तो क्या था, वो तुर्क नहीं था। तो क्या है कि तुर्क सरदारों को देखा कि इतना मतलब ये थोड़ा बड़ा पोस्ट होता है, तो तुर्क सरदार को बुरा लगा कि नहीं, आप यहाँ पे कितना था, आप उसको अमीर अखुर बनाओ, इसको याकूत को नहीं बनाना था। तो क्या है कि मतलब जो इल्तुतमिश द्वारा जो चिहलगानी सरदार, जो तुर्कान चिहलगानी सरदार का नियुक्त किया गया था, तो उसमें से सरदार जो है उसका विरोध किया, सो आप याकूत को मत बनाओ। लेकिन रजिया सुल्तान जो थी, ये इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। ओके, उसके बाद देखिए एक घटना घटता है। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का शासक था। ओके, कहाँ का शासक था? भटिंडा का। तो उसके बीच में युद्ध होता है। तो उस युद्ध में देखिए, सॉरी, इस युद्ध में क्या होता है कि रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान की हार हो जाती है और उसको कैद कर लिया जाता है। किसको? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान को जब कैद कर लिया जाता है, तो वो कैद करने के बाद क्या है, हत्या भी कर दिया जाता है शासक को। तो वो मृत्यु से बचने के लिए, मतलब मरने से बचने के लिए, वो क्या है कि जो भटिंडा का शासक था अल्तुनिया, कौन था? अल्तुनिया से शादी कर लिया। ओके, अल्तुनिया से शादी कर लिया। उसके बाद जब हत्या कर वहाँ पे बंदी बना लिया गया, तो दिल्ली सल्तनत का जो तख्ता था, वो मतलब जो गद्दी था, वो खाली हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मतलब जो उसका भाई था, कौन था? बहराम शाह था भाई। तो वो गद्दी पे बैठ गया, वो गद्दी पे बैठ गया। जब वो शादी कर लिया अल्तुनिया से, तो उसके बाद क्या है कि जे उसको पता चला कि उसका जो भाई है बहराम शाह, वो गद्दी पे बैठ गया। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब जो उसका जो रजिया सुल्तान और उसका जो पति अल्तुनिया होता है, वो दिल्ली जो दिल्ली सल्तनत को अपना अधिकार में लाने के लिए बहराम शाह पे आक्रमण कर देता है। ओके, तो बहराम शाह पे आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि जब दोनों में युद्ध होती है, तो युद्ध होता है, तो युद्ध में क्या है, रजिया सुल्तान हार जाती है। और रजिया सुल्तान हार जाती है, तो वहाँ से किसी तरह जो उसका रजिया सुल्तान हो गया और उसका जो पति अल्तुनिया है, वो किसी तरह कुछ सरदारों के साथ, कुछ सरदार सैनिक के साथ वहाँ से भाग जाता है। तो भाग जाने के क्रम में क्या होता है कि मतलब जो कुछ उनका जो सरदार अमीर होता है, जो सरदार है, उनका जो साथ देने वाला था, उनको भी लगा कि नहीं, रजिया सुल्तान कमज़ोर शासिका हो गई है, युद्ध में हार गई, अब शासक होगा वहाँ पे दिल्ली सल्तनत में राज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो उसके साथ जो सरदार गए थे, वो भी उनका साथ छोड़ देता है। और साथ छोड़ने के बाद क्या होता है, जो एक जगह है कैथल, क्या है, कैथल जगह है, उसमें जो डाकू, वहाँ का जो डाकू जो रहता है, जो लुटेरा है, उसके द्वारा मतलब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जो भतिंडा का शासक होता है, पति पत्नी का मतलब हत्या कर देता है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो रजिया सुल्तान के बारे में इतिहासकार, देखिए इतिहास है, तो इतिहास में इतिहासकार कितना है, तो कोई इतिहासकार जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु को नहीं मानते हैं। ओके, तो क्या है कि जो अलग अलग मत होता है, लेकिन क्या है कि जो बोला गया है कि जो कैथल में डाकू के द्वारा जो है रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। ओके, उसके बाद देखिए बहराम शाह अगला शासक बनता है। तो बहराम शाह के बारे में जानते हैं। देखिए रजिया सुल्तान का भाई था, रजिया सुल्तान का भाई था, और 1240 से 1242 ईस्वी तक जो है बहराम शाह वो दिल्ली का शासक बना। उसके बाद देखिए दिल्ली पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश पर वो चंगेज का शासन नहीं किया, मतलब आक्रमण नहीं किया मंगोलों द्वारा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो दिल्ली पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था मंगोलों द्वारा, जो मतलब लाहौर पर, दिल्ली पर नहीं, लाहौर पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था 1241 ईस्वी में हुआ था। और उस समय शासक कौन था? तो बहराम शाह था। तो मंगोलों द्वारा लाहौर पर आक्रमण, उस समय शासक बहराम शाह था, 1241 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिए तुर्क सरदारों ने सेना में असंतोष फैलाया और बहराम शाह को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। देखिए बहराम शाह जो है मंगोलों के खिलाफ मतलब कुछ सरदारों को
युद्ध करने के लिए जो पंजाब क्षेत्र में, पंजाब सिंध क्षेत्र में भेजा। तो रास्ते के क्रम में क्या होता है, कुछ सरदार जो है वो मतलब अफवाह फैला देता है कि जो मतलब आप लोग युद्ध करने जा रहे हैं, तो क्या है कि जो बहराम शासक है वो हम सबको वहीं मरने के लिए छोड़ देगा। उनका मतलब एक जो जालसाज है, किसका, बहराम शाह के। तो सेना को गुस्सा आ जाता है, तो सेना जो है बीच रास्ता में से ही लौट आता है और उसके बाद किला को घेर लेता है और उसके बाद बहराम शाह को बंदी बना लिया जाता है और उसकी हत्या कर दिया जाता है। तो 1240 से 1242 ईस्वी में। ओके, तो बहराम शाह के बारे में जान गए। 1242 में मृत्यु हो गया, रजिया सुल्तान का भाई था। और 1241 ईस्वी में मंगोलों पर जो लाहौर पर आक्रमण किया था, उसी के शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। उसके बाद अलाउद्दीन जो मसूद शाह के बारे में जानते हैं। देखिए 1242 से 1246 ईस्वी में इसका शासनकाल है। 1242 से 1246 ईस्वी इसका शासनकाल है, इसका अलाउद्दीन मसूद शाह का। देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह की जो जानकारी मिलता है, देखिए हम साहित्य और अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हम लाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मतलब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से पुस्तक लिखे गए और कि इसका जो लेखक था कौन, किसके द्वारा लिखी गई है। ओके, तो देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में जानकारी तबकात ए नासरी ग्रंथ से जानकारी मिलती है, जिसकी रचना कौन, मिनहाज उस सिराज ने किया था। ओके, तो याद कर लीजिएगा, तबकात ए नासरी ग्रंथ की रचना किसने किया था, जो मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। तो तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। तो वहां से जानकारी मिलती है अलाउद्दीन मसूद शाह के। वह नाम मात्र का शासक था। देखिए उसको तुर्क सरदार द्वारा जब बहराम शाह को मार दिया गया, तो उसमें जो वजीर था मुहाजुद्दीन, देखिए मुहाजुद्दीन जो वजीर था वो शासक बना था। ओके, तो मुहाजुद्दीन जो वजीर था वो वास्तविक शक्ति को अपने हाथ में रखता था, और नाम मात्र का शासक कौन था, अलाउद्दीन मसूद शाह शासक था। तो क्या है कि तुर्क सरदारों को ये भी बुरा लगा। तो उसके बाद क्या करता है कि जो वजीर था मुहाजिबुद्दीन, उसको हत्या कर दिया जाता है और उसके जगह पे दूसरा वजीर को नियुक्त किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए उसी समय जो बलबन है उसका एंट्री हो जाता है, वहाँ पे बलबन का एंट्री हो जाता है। ओके, और देखिए जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, जो बलबन जो है अलाउद्दीन मसूद शाह के थोड़ा ज़्यादा मतलब कोई राजकाज में थोड़ा ज़्यादा सहायता करता है। तो इसी से प्रसन्न होके बलबन जो है उसको, जो बलबन को जो अलाउद्दीन मसूद शाह है अमीर ए हाजिब की उपाधि दी। अमीर ए हाजिब मतलब मुख्य दरबारी अधिकारी नियुक्त किया। तो देखिए बलबन भी एक दास था इल्तुतमिश का, लेकिन क्या है कि इसका जो एंट्री है यहाँ पे अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में हुआ, और वहाँ पे उसको बलबन से प्रसन्न होके जो अलाउद्दीन मसूद शाह है अमीर ए हाजिब, जिसे मुख्य दरबारी अधिकारी पद होता है, उससे नियुक्त किया, उस पर नियुक्त किया, किस पे, अमीर ए हाजिब पे। तो ठीक है, अलाउद्दीन मसूद खां के बारे में जान लिए। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बलबन क्या है, देख लीजिए थोड़ा वो लिखा हुआ था गलत है, क्या है, बलबन है, क्या है, बलबन। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा मसूद शाह को सुल्तान पद से हटा दिया और नासिरुद्दीन जो मसूद शाह से अगला सुल्तान बना दिया। देखिए बलबन को मुख्य दरबारी अधिकारी बनाया, तो क्या है कि जो आंतरिक आंतरिक जो जो बात था उसको पता चल गया, उसके बाद उसको शक्ति बढ़ गया। उसके बाद कुछ कुछ तुर्क जो सरदार थे उसके साथ भी जो तुर्कान चहलगामी का जो सरदार थे उसके साथ भी थोड़ा साठगांठ हुआ, बात बना। तो उसके बाद क्या है कि मतलब अलाउद्दीन मसूद खां को मतलब हटा दिया और नासिरुद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बना दिया। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नासिरुद्दीन मसूद शाह के बारे में। देखिए नासिरुद्दीन मसूद शाह उस समय क्या है कि दिल्ली सल्तनत में थोड़ा जो आर्थिक तंगी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जो राजनीतिक अव्यवस्था थी ज़्यादा फैल गया था। ओके, और क्या था कि मतलब इतिहासकार बोलते हैं जो जो नासिरुद्दीन मसूद शाह था वो टोपी सीकर अपना जीवन चलाता था और कुरान को भी जो लिख के और बाजार में बेचता था। ओके, तो बुझाइए जो जब राजा ही रंक हो गया तो प्रजा को क्या होगा। ओके, तो उसके बाद देखिए ना, उसके बाद 1249 ईस्वी में जो
बलबन था, नासिरुद्दीन मसूद शाह से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। ओके, उसके बाद वो है कि मतलब राजा के नज़र में और मतलब वो इज्जतदार बन गया, कौन? बलबन। और अधिक ऊंचा पद पे उसको नियुक्त किया गया, बलबन को। तो अपनी पुत्री का बलबन जो है शादी करवाया नासिरुद्दीन मसूद शाह को 1249 ईस्वी में। ओके, उसके बाद देखिए अब हम बलबन के बारे में जानते हैं। देखिए उसके बाद 1266 से 1246 से 66 ईस्वी तक बलबन था, वो था नसरुद्दीन मसूद शाह है। उसके बाद बलबन का आता है। तो देखिए बलबन के बारे में कुछ इतिहास जान लेते हैं। बलबन के बारे में आपको जानने से पहले आपको बता दें कि बलबन के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। देखिए बलबन के बारे में उसका जो जन्म का प्रमाण इतिहासकार नहीं बता पाते हैं, मतलब उसका जन्म कब हुआ, लेकिन ये था कि जो वो जो था, जो तुर्क का जो इलबरी जनजाति होता है उससे संबंधित था। ओके, इलबरी जनजाति से संबंधित था और इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? देख लीजिए, इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। ओके, बलबन के बारे में इतना जान गए। और इलबारी जो आपको बता दिए थे कि जैसे में गुलाम वंश, दास वंश या ममलुक वंश बोलते हैं। तो बलबन के काल में ही जब शासन करता था तो इसको आप ममलुक वंश बोल सकते हैं, समझे? दास वंश का ही नाम है ममलुक वंश। ओके, उसके बाद देखिए बलबन के बारे में जानते हैं। बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्कों के इलबरी जनजाति, क्या इलबरी जनजाति से संबंध रखता था। और किसका? इल्तुतमिश का वो गुलाम था। उसके बाद देखिए बलबन का पूरा नाम क्या था। तो देखिए बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। आपसे पूछ देगा कोई एग्जाम में, गयासुद्दीन बलबन, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन पूछ देगा। ओके, उसके बाद देखिए जब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो मसूद था शाह थे, तो उससे जब अपनी पुत्री का शादी करवाया तो उससे खुश होके जो बलबन को उल्लू खा की उपाधि दिया गया। किसके द्वारा? नासिरुद्दीन मसूद शाह के द्वारा दिया गया। कब? उल्लू खा की उपाधि दिया गया। तो आपसे पूछ देगा, देखिए लाख बख्श का जो उपाधि दिया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उल्लू खा की उपाधि दिया गया किसको? उल्लू खा की उपाधि दिया गया बलबन को। इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं, बलबन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए बलबन का कुछ इतिहास देख लेते हैं। तो क्या है कि जब बलबन छोटा ही था बाल्यकाल में, तो उसको जो है जो मंगोल था उसने बगदाद के बाजार में जो दास के रूप में बेच दिया था। दास के रूप में बेच दिया। और क्या है कि जब मतलब बेचते बेचते उस समय दास लोग ज़्यादा रखता था, तो इल्तुतमिश ने उसे गुलाम के रूप में खरीद लिया। कौन? इल्तुतमिश, पीछे बता दिए। उसके बाद देखिए 1245 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन मसूद शाह का शासन था, तो उसमें मंगोलों के खिलाफ लड़ा। कौन? बलबन। और उसमें दिल्ली को सुरक्षित रखा। मंगोलों के खिलाफ लड़ा और दिल्ली को सुरक्षित रखा। तो उसके बाद क्या है कि जो लोग को भी विश्वास हो गया था जो थोड़ा सा बलबन मतलब शासक मजबूत है। उसके बाद देखिए आपको बता दें 1253 ईस्वी की बात है। कब? 1253 ईस्वी की बात है। नासिरुद्दीन मसूद शाह जो थे वो बलबन से नाराज हो गए। मतलब कुछ सरदार कुछ बोल दिए कि उसका शक्ति बढ़ रहा है, आपको राजा से हटा देगा, तो वो नाराज हो गए और उसको राज दरबार से मतलब बर्खास्त कर दिए। तो बर्खास्त कर दिए तो क्या हुए कि मतलब बलबन खुशी खुशी वहाँ से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कुछ देर बाद जो कुछ सरदार सुल्तानों के साथ फिर मतलब अपना मित्रता किया। उसके बाद फिर दरबार में कुछ दिन बाद, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद फिर आ गया। ओके, उसके बाद देखिए बलबन के बारे में और देख लीजिए। जो तुर्कान ए चहलगानी है उसको समाप्त किया। कौन? बलबन। स्टार्ट कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। और समाप्त कौन करेगा? बलबन किया था। तो इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तुर्कान चहलगामी को समाप्त किया बलबन द्वारा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात है, स्वयं को जिल्ले अल्लाह मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। क्या? देखिए जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था अपने को सुल्तान बोलता था, लेकिन जो बलबन था अपने आप को जिल्ले अल्लाह, क्या जिल्ले अल्लाह मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। क्या कहा? ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। ओके, उसके बाद देखिए उसने सत्तारोहण के साथ एक शक्तिशाली जो केंद्रीकृत शासन है उसका आरंभ किया। क्योंकि देखिए इल्तुतमिश के बाद रजा सुल्तान आए, उसके बाद शासक उतना मजबूत हुए नहीं। तो दिल्ली में क्या है कि मतलब जो अगल बगल के बिहार बंगाल के शासक थे,
वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। उसके बाद आपका जो गुजरात का, राजस्थान के जो जो मतलब राजपूत शासक थे, अपने आप को मतलब वो स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। तो इसीलिए वो क्या किए, जो दिल्ली में जो है शक्तिशाली केंद्रीकृत शक्ति का आरंभ किया और एक विशाल सेना का गठन करवाया। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद वो जब शासक बना तो लोग उसको गुलाम बोलता था, और जो सरदार थे उसको मतलब सरदार के रूप, मतलब जो शासक के रूप में मतलब नहीं अपनाना चाहते थे, उसको शासक बनना नहीं देना चाहते थे। तो इसके लिए वो देखा कि जब मतलब कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो क्या किया, जो ईरान के जो वंशज था, मतलब ईरान में एक शासक चलता था, उसका नाम था क्या, अफरासिया, अफरासिया वंशज था। अफरासिया वंशज का वो अपने आप को वंशज बताया। किसका, जो ईरानी शासक अफरासिया था, ईरानी शासक अफरासिया का वो खुद को वंशज बताया। ओके, तो किसका शासक वंशज बताया, वो ईरानी शासक। वो बोला कि मतलब हम गुलाम के रूप में बिके थे, लेकिन मैं जो मेरा खून है वो क्या है, ईरानी शासक अफरासिया का खून है, मतलब उसी वंश का खून है। तो वहाँ का वो शासक बनाया। ओके, शासक बताया अपने आप को, वंशज बताया। उसके बाद देखिए, बलबन क्या किया, जो जितना भी उच्च सरकारी पद, मतलब जितना भी महत्वपूर्ण पद होता था ऊपर वाले, उस पर क्या किया कि जो तुर्की कुलीन लोग हैं उसको ही नियुक्त किया, उसको ही नियुक्त किया। और भारतीय मुसलमानों को, जो भारतीय मुसलमान थे उसको ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया। उसके बाद देखिए, आपको बता देंगे, खिलजी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन खिलजी, तो वो था जो मंगोल के जो खलजी जनजाति था, वहाँ से भी लोग जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत में युद्ध करने के लिए आए थे। और वो क्या है कि जो मतलब भारत में जो गुलाम के यहाँ क्या करते थे, सेनापति थे, मतलब सेनापति के रूप में काम करते थे। तो सेनापति के रूप में काम करते थे, तो बलबन है उसको भी सरकारी पद नहीं दिया, तो उसको भी बुरा लगा है, मतलब मैं मोहम्मद गोरी को इतना सहायता, मतलब मदद किया, उसके बाद गुलाम वंश में मदद करते आया, लेकिन क्या है कि आप ऊंचे, जो ऊंची ऊंची कुल का जो तुर्क होता है उसी को मतलब जो उच्च पद पे आप नियुक्त करते हैं, हमको नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा वो भी दिक्कत था। उसके बाद देखिए, उसके बाद बलबन के बारे में बोला गया है, जो इतिहासकार है बर्नी, वो लिखता है से मतलब बलबन बोलता था कि जब भी वह किसी नीचे कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता था, तो जो बलबन की आंखें क्या जलने लगती थी, और उसके हाथ में तलवार आ जाता था, मतलब उसको मैं मार दूं। ओके, तो वो क्या, बलबन क्या बोलता था, जो नीचे कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता है तो वो उसको गुस्सा आ जाता है, और वो चाहता है कि मतलब उसके हाथ में मतलब तलवार आ जाता है। बलबन के बारे में बोला जाता था, जो बलबन दिल्ली में से शासन करता था, और जब बाहर निकलता था तो खुला तलवार, मतलब तलवार जो म्यान में लेके नहीं चलता था, खुला तलवार लेके और शासकों से घिरा हुआ चलता था। ओके, तो बलबन के बारे में ये था। उसके बाद क्या है कि जो उच्च पद थे उस पर जो सिर्फ जो तुर्क कुलीन जो बड़े अधिकारी थे उसको ही नियुक्त करते थे, छोटे को नहीं। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किया, बलबन जनता का विश्वास जीतने के लिए वह निष्पक्षता के साथ न्याय करता था। ओके, और वहाँ जनता में क्या होता है, या कोई विभाग में कितना, जैसे में आजकल करप्शन ज़्यादा होता है ना, तो मतलब कोई चीज़ यदि मतलब हर विभाग में जासूस नियुक्त किया कर ना, जासूस जो है नियुक्त किया था, जैसे मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है उसका आप जानकारी दो, तो वही अनुसार मैं मतलब न्याय करूँगा। तो न्याय जो था उसका बहुत कठोर था। गुलाम वंश में बलबन का न्याय जो था बहुत कठोर था, कोई गलत करने से पहले 50 बार सोचता था। ओके, तो वो हो गया, आपको बता दिए न्याय करने के लिए वो करता था। उसके बाद देखिए, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज का जो विभाग बनाया था, कौन बनाया था, बलबन के द्वारा बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका जो कोई भी एग्जाम हो फिर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग कौन बनाया, बलबन बनाया। ओके, उसके बाद देखिए, रक्त और जो तलवार की नीति है बलबन लाया, कौन, रक्त और तलवार की नीति बलबन लाया। रक्त और तलवार के मतलब क्या होता है आप थोड़ा बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, एकदम डाउट, इस जो क्लास है उसमें आपको गुलाम वंश के बारे में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो रक्त और तलवार की नीति जो है वो बलबन के द्वारा लाया गया था। और क्यों लाया था, देखिए दिल्ली सल्तनत में शासन करता था कौन, बलबन। तो क्या था कि पंजाब सिंध क्षेत्र में
मतलब राजपूत शासक भी मतलब ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए। उसके बाद वहाँ पे पंजाब के क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में, मुल्तान में, कहाँ पे, मुल्तान में, आपको मैप में दिखाया मुल्तान कहाँ था, देख लीजिएगा मैप। तो उसमें क्या था कि जो लुटेरा था, डाकू था, उसमें आतंक बढ़ गया। तो वो क्या है, आतंक बढ़ने के बाद क्या हुआ कि मतलब जो लोगों को लूटते रहते थे, तो इससे क्या हुआ कि बलबन परेशान हो गया से, मतलब ऐसा क्या हो गया, तो बलवन जो है वहाँ पे जितना भी था जंगल को कटवा दिया। उसके बाद सैनिक बल तैयार किया और वहाँ पे मतलब आक्रमण कर दिया, और पूरा निर्दयतापूर्ण, मतलब पूरा एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, मार काट मचा दिया। कहाँ पे, वही जो लुटेरा था वहाँ पे। और बहुत ही मतलब निर्दयतापूर्ण नीति अपनाई, तो उसे ही रक्त और तलवार की नीति कहा जाता है। मतलब एकदम खत्म कर दिया दिल्ली सल्तनत में, जो मतलब लुटेरा डाकू को मार दिया। ओके, और स्थिति को सुधार में लाया। बलबन के बारे में इतना था। उसके बाद देखिए, बलबन जो था, हंसी हंसी मजाक जो दरबार में पहले जैसे में देखिए, हंसी मजाक थोड़ा चलते रहता है लोग को। तो इसमें क्या है कि जो बलबन का दरबार था उसमें क्या किया कि जो हंसी मजाक था उसको बंद करवा दिया, और वो खुद दारू पीने पर भी अपने आप को रोक लिया। मतलब वो दरबार में या कहीं भी दारू पीना वो बलबन जो है छोड़ दिया, क्योंकि वो समझता था कि दारू नहीं पियेंगे तो वो क्या है कि नशा में नहीं रहेंगे, तो मैं पूरा एकदम शासन व्यवस्था जो अपने तरीका से करूँगा। क्योंकि बलबन के बारे में बोला जाता था कि जो मतलब वो अपने आप पे, मतलब अपने आप पे ही ओनली विश्वास करता था, कोई सरदारों के खिलाफ विश्वास नहीं करता था। उसके बाद अपने परिवार पे भी बलबन को विश्वास नहीं था, इसलिए उसने जो तुर्कान चेहलगानी था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद वहाँ पे जो शासक थे उसको क्या, आजकल बोलते हैं ना रिटायरमेंट, तो उसी तरह रिटायर कर दिया। उसको बोले कि तुम अब मुल्तान चले जाओ, कहीं रुक जाओ। तो कुछ शासक ने विरोध भी किया, तो उसी में से कुछ को भगा दिया गया, कुछ को, किसी को मार दिया गया, किसी को फिर नियुक्त कर दिया गया। मतलब ये घटना होते रहा उसके शासनकाल में। उसके बाद देखिए, उसने सिजदा और पाबोस व्यवस्था, मतलब जो प्रथा है वो लाया। सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब क्या होता है, देखिए सिजदा मतलब होता है कि यदि आप उसके दरबार में आइएगा तो झुक कर सिर जमीन तक ले जाना, मतलब जमीन तक आपको झुक के उसको राजा को मतलब वो क्या करना है, उसको मतलब रिस्पेक्ट करना है। और पाबोस मतलब है कि राजा का जो बादशाह जो होता है उसका पैर को चूमना, तो मतलब वही था जो क्या, सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस, ये याद रखिएगा। सिजदा और पाबोस प्रथा किसने लाया, तो बलबन ने लाया। और फारसी त्यौहार जो नवरोज है उसका भी आरंभ कौन करवाया, बलबन कराया। तो बलबन के बारे में इतना था, इतना आप एकदम याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अमीर खुसरो और अमीर हसन जो था बलबन के दरबार में था। अमीर खुसरो और अमीर हसन याद कीजिएगा, आप क्वेश्चन पूछ देगा। अमीर खुसरो और अमीर जो हसन है उसका जो संबंध है कौन से सुल्तान से संबंध था, मतलब किसके दरबार में रहता था, तो बलबन के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो और अमीर हसन, देखिए एक वीडियो मैं लाऊंगा स्पेशल, जिसमें जितना भी सल्तनत काल के जो शासक जो मतलब लेखक है, कवि है, उसके बारे में मैं लाऊंगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज अमीर खुसरो और अमीर हसन जो बलबन के दरबार में रहता था, और 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। कब, 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में। तो उसका जो एक पुत्र होता है वो बलबन की मृत्यु से पहले मंगोल के खिलाफ ही, मतलब पंजाब सिंध क्षेत्र में, मुल्तान क्षेत्र में युद्ध करते हुए वो मारा गया था। और एक और पुत्र था उसका, जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था क्या, देखिए बुगरा खान। क्या नाम था, बुगरा खान नाम था। तो बुगरा खान को जो है कुछ जो सरदार थे वो इनवाइट किए, किसे, आप बलबन की मृत्यु हो गई तो आप आके यहाँ का जो दिल्ली सल्तनत का शासक बनो। तो क्या था कि बुगरा खान जो था वो दिल्ली सल्तनत आया नहीं, उसको मतलब बिहार बंगाल पर शासन करना ही उसको बड़ी तरह समझा। मतलब वो अपने आप को समझा कि नहीं, मैं बिहार और बंगाल पर ही शासन करूंगा, वो मैं दिल्ली में नहीं जाऊंगा। क्योंकि दिल्ली में फिर अराजकता, बलबन की मृत्यु के बाद जो अराजकता है वो फिर मतलब पनप गई थी। मतलब फिर अपने आप को शासक जो है सभी जगह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। ओके, तो जो बुगरा खान था वो दिल्ली और बिहार पर ही शासन करना चाह रहा था। तो उसके बाद क्या है कि जो सरदार था जो
तुर्क सरदार थे, वो जो बलबन का पोता था उसका नाम क्या था, देखिए उसका नाम था, एक मिनट, कैकुवाद। कैकुवाद को शासक बनाया। तो कैकुवाद का शासनकाल कब था, 1287 से 1290 ईस्वी। तो 1287 से 1290 ईस्वी तक कैकुवाद को शासक बनाया कौन, तो वो बलबन। तो बलबन का पोता था, तो बलबन का पोता कैकुवाद को शासक बनाया। और वो कमजोर और शासक, जो कमजोर था और अयोग्य शासक था, तो कुछ सरदारों के द्वारा कैकुवाद की हत्या कर दी गई। कब, 1290 ईस्वी में हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो क्यूमर्स है, क्यूमर्स को जो अंतिम शासक है उसको शासक बनाया। किसको, क्यूमर्स को। तो 1290 ईस्वी में शासक बना कौन, क्यूमर्स। तो उसमें क्या है कि जब क्यूमर्स जब शासक बना, तो आपको पहले इतिहास बता दिए, जो बलबन था वो दास वंश से नहीं था, वो क्या था, वो गुलाम था। तो गुलाम जब बना तो वो भी अपने आप को शासक घोषित कर लिया, दिल्ली सल्तनत में शासक बना। और जो उच्च पद पे सिर्फ तुर्कों को ही मतलब नियुक्त करते थे। और जो गैर तुर्क थे, मंगोल के था कौन, खलजी वंश, जो खलजी जो मतलब सेनापति और था, उसमें उसको मतलब नियुक्त नहीं करते थे। तो उससे क्या था कि मतलब जब अंतिम शासक क्यूमर्स था, कमजोर शासक था, तो खलजी का एक शासक था, मतलब जो एक सेनापति था, उसमें उसका नाम था गयासुद्दीन खिलजी। तो गयासुद्दीन खिलजी जो है क्यूमर्स की हत्या कर देता है, क्योंकि वो सोच लिया कि जिस तरह बलबन यदि गुलाम होकर शासक बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, मैं भी गुलाम हूँ तो मैं भी शासक बन सकता हूँ और अपना साम्राज्य स्थापित करूँगा। तो कुछ सरदारों को, कुछ जो बड़े सरदार थे उसको इकट्ठा किए, उसके साथ मैत्रीपूर्ण स्थापित किए, मैत्री स्थापित किए, और अपना एक सेनापति बनाया। उसके बाद सेना तैयार किया, और अंतिम जो शासक था क्यूमर्स का हत्या कर दी। क्यूमर्स का हत्या करके और खिलजी वंश का स्थापना कर दिया। तो क्या है, खिलजी वंश जो है अगला लेक्चर में आएगा, और आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आप क्या है कि ये कमेंट में लिखिएगा, क्या इसमें कमेंट में लिखिएगा। यदि आपको लगे कि नहीं सर इसमें आप ये नहीं पढ़ाए, वो नहीं पढ़ाए, तो क्या है कि आप कमेंट में लिखिएगा, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो मध्यकालीन भारत हम पढ़ा दिए हैं, उसके बाद आप खिलजी वंश लाएंगे। तो क्या है कि आप यदि इस वीडियो देख रहे हैं, तो पिछला वीडियो भी 3 वीडियो डाल चुके हैं, अरब आक्रमण, गजनबी और मोहम्मद गोरी के बारे में भी जानिए। और डीआरडीओ की तरफ से जो टेस्ट श्रृंखला है, रीजनिंग का भी आ रहा है, ओके, अब मैथ का भी आएगा, उसके बाद इंग्लिश भी आएगा। और अभी मैं ला रहा हूँ क्या, जीके जीएस ला रहा हूँ। तो जीके जीएस भी क्वेश्चन देखिए, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो क्या है कि आप देखिए। और जीके जीएस में भी यदि एक्सप्लेनेशन में आपको लगे से नहीं सर इसके बारे में कुछ और बताइए एक्स्ट्रा नॉलेज, तो क्या है, क्या कमेंट कीजिए। क्या करना है आपको, कमेंट में लिखिए, तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो आप क्या है कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। क्या आप दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, आप दोस्तों में शेयर करना है आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन।